हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक नया केस लो देखने वाले हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला थाथिया 1966 का ये केस लो है। और इस केस में क्या हेल्ड हुआ था वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस केस को समझने से पहले हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तीन कंसेप्ट के बारे में कि ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है। ऑफर तो सिंपल है, मैंने आपको बोला कि मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ, कि आप ये खरीदना चाहते हो, 5 रुपये में बेचूंगा। आपने एक्सेप्टेंस दी, तो ये है सिंपल, मैंने जो आपको रखा ऑफर कि मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? जब भी कोई टेंडर इशू किया जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, सपोज करो कि रेलवे ने ये टेंडर इशू किया कि उसको इतने टन लोहा चाहिए, तो उसने जब टेंडर सामने वाली पार्टी फिल करके भेजेगी उसको, तो टेंडर जो होता है वो एक तरीके का इनविटेशन टू ऑफर है। टेंडर इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफर। सामने वाली पार्टी जो उसको सप्लाई करेगा 1 टन लोहा, वो सामने वाली पार्टी बोलेगी कि हाँ, मैं 1 टन लोहा आपको सप्लाई करना चाहता हूँ, क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो यहाँ पे रेलवे को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, और जो सप्लायर है वो क्या होगा? ऑफरर होगा, और रेलवे क्या होगी? ऑफरी होगी। अब स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, इसी को समझते हैं। तो देखो, जो स्टैंडिंग ऑफर होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला, आप एक पेन मैन्युफैक्चरर हो और मेरी कोई एक लीगल फर्म है। मैंने आपको बोला कि मेरे को 1,000 पेन चाहिए, लेकिन मेरे को अभी नहीं चाहिए ये पेन। मेरे को आने वाले हर एक मंथ में 5-10 पेन ऐसे करके आपको भेजने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। या फिर मैंने टेंडर इशू किया था, तो आपने ऑफर मेरे को दिया कि हाँ, मैं 1,000 पेन आपको भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको इतनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वालिटी टेस्ट करेंगे कि आपके पेन अच्छे हैं या नहीं है। और फिर हमने एक्सेप्टेंस दे दी कि चलो ठीक है, आप 1,000 पेन हमें भेज सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या अराइज होती है कि एक साथ आपको डिलीवरी नहीं करनी है। मैं बार बार आपको ऑफर दूंगा कि मेरे को इतने पेन चाहिए, और आप एक्सेप्ट करोगे, डिलीवरी करोगे उसकी फिर, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब क्या है कि एक लंबे ड्यूरेशन तक वो सस्टेन करेगा, वो स्टैंडिंग रहेगा, और मल्टीपल एक्सेप्टेंस उसके लिए आपको देनी पड़ेगी। तो सिंगल ऑफर में क्या फर्क होता है? आपने ऑफर किया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कंटिन्यूइंग ऑफर में कंटिन्यूअसली वो स्टैंडिंग रहेगा, कंटिन्यू रहेगा वो ऑफर, मैं उसको कभी भी रिवोक कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, मेयरली बिकॉज मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी आपको कि हाँ, आप 1,000 पेन मेरे को भेज सकते हो। यहाँ पे फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब मैं ऑर्डर पास करूंगा कि मेरे को 10 पेन चाहिए इस महीने में, 10 पेन चाहिए अगले महीने में, 10 पेन चाहिए उससे अगले महीने में। तो ये पर्टिकुलर एक एक जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा, और ये बाइंडिंग इन नेचर होगा। एक बार अगर मैंने ऑर्डर पास कर दिया, आपको बोल दिया, एक्सेप्टेंस दे दी कि मेरे को इतने इतने डेट पे इतने इतने पेन चाहिए, तब तो वो क्या हो जाएगा? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वो पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये हर एक बार आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। ये होता है एक स्टैंडिंग ऑफर। तो स्टैंडिंग ऑफर इज ए कंटिन्यूइंग ऑफर दैट रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट अलाउज मल्टीपल एक्सेप्टेंस अंटिल इट इज रिवोक्ड और एक्सपायर। उसको मल्टीपली आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, जब तक कि उसको रिवोक ना कर दिया जाए या फिर उसको वो एक्सपायर ना हो जाए ऑर्डर। इट इज कॉमनली यूज इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स और द सप्लाइंग एग्रीमेंट्स। इसको कॉमनली कहाँ पे कब यूज किया जाता है? जब भी कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कोई बड़ी बड़ी फर्म या कंपनियों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर इशू किए जाते हैं, उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने इसमें लिखा है एक, द कंपनी इशूज ए टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ 1,000 पेन एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। एक साल में हर एक मंथ उसको 1,000 पेन देने हैं, ठीक है। ए सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड पेन एट ए फिक्स रेट वेन एवर रिक्वायर्ड। सप्लायर ने एग्री किया कि मैं जब भी तुम्हें रिक्वायर होगी पेन की, मैं दे सकता हूं आपको। तो यहाँ पे ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफर है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद जब बार बार इस महीने में मेरे को अगर जरूरत होगी, तो मैं 1,000 पेन की जरूरत होगी तो 1,000 मंगाऊंगा। अगर मेरे को 800 पेन की जरूरत होगी तो मैं 800 मंगाऊंगा, ठीक है। जितने भी पेन की रिक्वायरमेंट मेरे को आती जाएगी, वो एक काइंड ऑफ एक बिजनेस रिलेशन मैंने उसके साथ एस्टेब्लिश कर लिया है। फिर बाद में हर एक मंथ जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, उतने का मैं अलग से सेपरेट वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते जाएंगे हमारे, ठीक है।
हेयर द ऑफर इज नॉट फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन, ये ऑफर जो एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है बट फॉर मल्टीपल ट्रांजेक्शन ओवर टाइम। ईच ऑर्डर प्लेस बाय द कंपनी एक्ट एज एन एक्सेप्टेंस फॉर्मिंग ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो जनवरी में 1000 पेन की रिक्वायरमेंट थी, फरवरी में मेरे को कितनी 800 पेन की रिक्वायरमेंट थी, मार्च में मेरे को 700 पेन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब मैं ये ऑर्डर प्लेस करता जाऊंगा, जितने भी मैं ये ऑर्डर प्लेस करता जाऊंगा, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मेरे बनते चले जाएंगे, ठीक है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने 1000 पेन का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में फॉर्म किया था तो मैं 1000 ही भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टैंडिंग ऑफर था। और स्टैंडिंग ऑफर को जब तक कि सेपरेट ऑर्डर पास करके सेपरेट अलग से कॉन्ट्रैक्ट ना फॉर्म किया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस ना दी जाए, तब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। अब इसी चीज के ऊपर बेस्ड है हमारा ये केस। इसमें क्या होता है, जर्नल मैनेजर होता है रेलवे का और उनको रिक्वायरमेंट होती है क्या, 14,000 मर्स ऑफ जैगरीज की, मतलब ये किसी तरीके का मेजरमेंट होता है जैगरी को, गुड़ को मापने के लिए, उसकी उनको जरूरत थी रेलवे के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेटली एक पर्सन ने क्या किया, टेंडर भरा, टेंडर को फिर एक्सेप्ट कर लिया गया रेलवे के द्वारा, एक्सेप्टेंस दी गई थी 19/1/1948 को, और उसने सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट कर दिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लोज क्या थी कि रेलवे अगर चाहे तो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एट एनी स्टेज, ठीक है। द एग्रीमेंट इंक्लूडेड ए क्लोज अलाउइंग द रेलवे टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी स्टेज। अब ये जो क्लोज उन्होंने डाली है, क्या इसका मतलब ये है कि जब बाद में वो सेपरेटली ऑर्डर प्लेस कर दिए जाएंगे डिलीवरी के लिए, क्या उस टाइम पे भी रेलवे उसको कैंसिल कर सकती है, या फिर जब तक कि अलग अलग डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही सिर्फ उसको कैंसिल किया जा सकता है और बाद में कैंसिल नहीं किया जा सकता। यही इसमें लीगल इशू अराइज हुआ था। जो जनरल मैनेजर है रेलवे का 1948 में उसने क्या किया, कंफर्म किया कि इन स्पेसिफिक डेट्स पे उनको डिलीवरी चाहिए, 4 इंस्टॉलमेंट में ये 14,000 मोल्ड्स ऑफ जैगरी उसको भेजना है सप्लायर को। और ये जनरल मैनेजर जो रेलवे का, उसने स्पेसिफाई करके ये ऑर्डर पास कर दिया कि इन 4 डेट पे भेजना है, ठीक है। उसने फिर पहले वाले जो 1 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट थी वो 8 तारीख को पहुंची और 8 तारीख को उसने एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन उसके बाद ये नीचे की जो 3 डेट्स वाली ऑर्डर पास कर रखे थे, उन्होंने बाकी के इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया, कैंसिल कर दिया कि हमें और की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए फिर वो शू कर देता उनको कि ये तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया था, एक वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन चुका है, ये स्टैंडिंग ऑफर अब नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो सब चीज़ें अपना रॉ मटेरियल मंगवा के सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, और आप ऐसे यूनिलेटरली उस कॉन्ट्रैक्ट को, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना नहीं कर सकते हो। तो पहला इशू क्या अराइज होता है, वेदर इट वाज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 14,000 मोल्ड्स ऑफ जैगरी और वॉज इट मेयरली ए स्टैंडिंग ऑफर, क्या वो सिर्फ स्टैंडिंग ऑफर था, और स्टैंडिंग ऑफर था तो कब तक वो स्टैंडिंग ऑफर था और कब वो बाद में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, ये हम देखेंगे। दूसरा क्या है, वेदर द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैव द लीगल राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी स्टेज विदाउट एनी लाइबिलिटी, और क्या रेलवे के पास में, क्योंकि उन्होंने एक क्लोज डाल रखी थी कि वो एट एनी स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन कैंसल इट। तो कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैड ए क्लोज अलाउइंग इट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी स्टेज, रेलवे ने ये क्लोज डाल रखी कि वो किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे ट्विस्ट आता है, कोर्ट क्लैरिफाइड दैट दिस राइट अप्लाइड ओनली टू जैगरी फॉर विच नो फॉर्मल ऑर्डर हैड बीन पास्ड। सपोज करो, यहाँ पे मैं इस लाइन को समझा देता हूँ क्या मतलब है, 14,000 मोल्ड्स मंगाने थे उन्होंने, सब और अलग अलग डिलीवरी डेट्स के लिए मंगाए थे उन्होंने, 1 तारीख को, और फिर मान लो 5 तारीख को, 7 तारीख को और 10 तारीख को, ये 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाए थे। अब इनके लिए सेपरेटली उनको क्या करना पड़ेगा, एसेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि मेरे को इतने चाहिए हैं। पहले वाले में मंगाए इन्होंने 5,000, दूसरे में भी 5,000 मंगाए, ठीक है, और बाकी की 2 इनके लिए उन्होंने कोई भी ऑर्डर पास किया ही नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस दी ही नहीं उन्होंने। तो इन दोनों के लिए तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो चारों के लिए ही क्या कर रखा था, फॉर्मल ऑर्डर पास कर रखा था, तो उस केस में उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। So the court clarified that this right apply only to jaggery for which no formal order has been passed once a formal order was issued specifying quantity and delivery dates। ऑर्डर में क्या था कि कितनी क्वांटिटी और किस डिलीवरी डेट को देना है।
फॉर्म ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर्म, ठीक है, उसके इससे क्या बन जाता है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और उसके बाद वो कैंसिल नहीं कर सकते बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब तक रहेगा, जब तक स्पेसिफिक डिलीवरी डेट्स और स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए असेंट नहीं दे देती रेलवे। ए पर्सन था, मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ए पर्सन था, उसका रेलवे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 14,000 मोल्ड्स जो हैं जैगरी के वो सप्लाई कर सकता है। रेलवे ने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई कर देना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को और कितना भेजना है, ठीक है। ये उनका यहाँ पे हुआ है एग्रीमेंट, और ये क्या है, स्टैंडिंग ऑफर माना जाएगा तब तक, कब तक, जब रेलवे ये स्पेसिफाई ना कर दे कि उसको एक्स डेट को वाई क्वांटिटी में मोल्ड्स जैगरी चाहिए, ठीक है। जब उसने अगर ऑर्डर पास करके ये बोल दिया कि एक्स क्वांटिटी, एक्स डेट को वाई क्वांटिटी का जैगरी मेरे को दे देना, तब तो वो क्या बन जाएगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अदरवाइज इससे पहले क्या रहेगा, वो स्टैंडिंग ऑफर रहेगा। आई होप आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। ये ऊपर का मैंने फैक्ट वगैरह सब कुछ बस समझाने के लिए लिखा है, पेपर में आपको इतना कुछ नहीं लिखना होता है। पेपर में सिर्फ और सिर्फ रेस्टो डिसेंडाई लिखा जाता है किसी भी केस का। अगर तो कोई रेस्टो डिसेंडाई इस तरीके से है कि वो फैक्ट के बिना नहीं लिखा जा सकता, तो एक दो पॉइंट में फैक्ट को मेंशन करते हुए हम सिर्फ रेस्टो डिसेंडाई लिखते हैं पेपर में, और ना ही इतना टाइम होता, ना ही जगह होती है, ना ही उसके मार्क्स मिलते हैं फैक्ट लिखने से। तो पेपर में सिर्फ आपको इतना कंक्लूजन ही लिखना है, यही आपको याद करना है। ऊपर वाला सिर्फ फैक्ट याद रहते हैं तो हमें केस का नाम और केस में क्या हेल्ड हुआ था वो याद रखने में थोड़ा सा आसानी रह जाती है। तो इसमें केस में सिर्फ इतना ही लिखना है, दिस रूलिंग एनफोर्स दैट द स्टैंडिंग ऑफर डज नॉट क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। स्टैंडिंग ऑफर से कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है, वहां पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता है अनटिल एक्सेप्टेड थ्रू ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जब तक कि उसको स्पेसिफिक ऑर्डर से एक्सेप्टेड ना किया जाए तब तक वो एक स्टैंडिंग ऑफर ही रहता है और उसका कोई भी लीगल ओब्लिगेशन नहीं होती है। वंस एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर ए डेफिनेट क्वांटिटी एंड टाइम, इट फॉर्म ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी यूनिलेटरली कैंसल्ड विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। और उसको फिर यूनिलेटरली आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। और स्टैंडिंग ऑफर के बाद जब आप बार बार एक्सेप्ट करते जाते हो तो वो अलग अलग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनते चले जाते हैं और वो बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। आई होप आपको ये केस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।